दाखिल खारिज एक प्रक्रिया होता है और जमीन का दाखिल खारिज के लिए अभी वर्तमान में जो नया नियम कानून है उसको आपको जरूर जानना चाहिए। अब देखें कि कोई भी जमीन का टुकड़ा है और उस जमीन का अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, म्यूटेशन नहीं कराया, तो आपको एक बड़ा समस्या हो सकता है। जमीन की रजिस्ट्री आपके पास है, यानी आप कह सकते हैं जमीन का जो सेल डीड है वो आपके पास है, और सेल डीड होने के बावजूद आपके जमीन का अभी तक वर्तमान में दाखिल खारिज नहीं हुआ। अगर आपके जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं हुआ है तो इससे आप सरकार को टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास किसी प्रकार का कोई भी लगान रसीद भी मौजूद नहीं होगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये आपके पास सेल डीड तो है, लेकिन ये दाखिल खारिज म्यूटेशन लगान रसीद की अगर बात करें ये किसी और के नाम से ही चल रहा होता है। अब आपको क्या करना, उसके नाम को तो हटाना है और अपने नाम को कराना है दर्ज, और ये आप नहीं करवाएं तो अभी तक अगर इस जमीन के लिए कोई पुराना जो व्यक्ति है अगर उसी का नाम चल रहा है तो वो आपके साथ कभी भी धोखा कर सकता है। अब आप कहेंगे धोखा कैसे कर ले, यानी कैसे कर सकता है धोखा वो, तो मैं आपको बता दूं धोखा इस प्रकार कर सकता है कि आपने अगर विनय नाम के व्यक्ति से आपने क्या किया, जमीन खरीदा ये हो गया, और आपने जमीन तो खरीद लिया लेकिन अभी तक इस जमीन का जो लगान रसीद अभी भी देखा जा रहा है तो वो विनय के नाम से ही है। अब यहां पर देखें विनय जो है, अब विनय ये समय बीतता गया, आपके पास जमीन का सिर्फ क्या सेल डीड और आपके पास दाखिल खारिज नहीं, लगान रसीद नहीं, ये किसके पास, विनय के नाम से। विनय की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर विनय का जो बेटा है वो क्या करता है, इस जो आपका जो लगान रसीद पहले वाला विनय के नाम से था वो अपने नाम से करा लेता है, और उसके बाद देखता है कि ये जमीन का टुकड़ा किसी और के पास है। उसको पता भी चलता है कि हमारे पिता ने ये प्रॉपर्टी बेच दी है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, दूसरे को बेच देता है। अब क्या होगा कि वो आया और वो दाखिल खारिज इस जमीन का, अब उसके पास भी सेल डीड हो गया है ना, जो अब खरीदा उसके पास सेल डीड हो गया, साथ में वो क्या किया, दाखिल खारिज भी करा लिया और जमीन पर कब्जा कर लिए। तो आपके पास दस्तावेज होते हुए भी आप डॉक्यूमेंट में क्या हो गए, वीक हो गए, जिसके चलते ये जमीन आपके हाथों से चली गई। जमीन पर वो व्यक्ति जो नया खरीदार है वो कब्जा कर लिया। ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन उत्पन्न आपके साथ हो सकती है। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए दाखिल खारिज बेहद जरूरी होता है। अब आप कहेंगे इससे तो ये नहीं कि मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप पहले विनय से खरीदे थे, कानून आपको अधिकार देगा, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फैसला आपके पक्ष में होगा, ये तय है, ये होना है। इसलिए कि हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर एक्ट ही कहता है कि अगर एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया गया तो उसके उत्तराधिकारी को यह अधिकार ही नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को दोबारा ट्रांसफर किया जाए। इसलिए यानी विनय का बेटा को बेचने का कोई अधिकार नहीं था, तो लेकिन फिर भी विनय का बेटा ने उस प्रॉपर्टी को बेचा, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के खिलाफ है। तो इसलिए इस तरह का जो सेल डीड है, जिसका दाखिल खारिज भी करा लिया गया, जिसका कोर्ट में मान्यता शून्य है, यानी इस तरह का सेल डीड का कोई मान्यता नहीं है। सेल डीड तो विनय ने जो बेचा है और जो व्यक्ति खरीदा है उसी का सेल डीड मान्य होगा, लेकिन आज उसके पास ना जमीन है ना उसके पास लगान रसीद है, सिर्फ दस्तावेज के तौर पर आज से आप कह सकते हैं पुराना जो है एक जमीन का केवाला है। आज आप ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से आपको एक चीज तो समझ में आया होगा कि आखिर सेल डीड यानी जमीन प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि आखिर अगर आपके घर में भी आज जो है जमीन का सेल डीड है, यानी कह सकते हैं जमीन का केवाला है, जमीन की रजिस्ट्री है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में यानी आपको क्या करना है कि ये जो सेल डीड है इसका एक तरह से दाखिल खारिज म्यूटेशन करवा लेना।
इसके लिए आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन आपके राज्य में जो है ये ऑनलाइन सेवा अगर है, आप ऑनलाइन जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं आपके सेल डीड को वेरीफाई करेंगे कि आखिर इसमें जो विक्रेता है जमीन का, जो एक तरह से जमीन को जो बेचने वाला है, विक्रेता को राइट है कि नहीं कि वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अब ये है कि ये निबंधन कार्यालय में आपके जमीन का तो निबंधन हो चुका है, जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब आगे जमीन का म्यूटेशन जो है वो प्रक्रिया बाकी है। अब क्या होता है, अभी वर्तमान में देखें कि रैयत को अभी क्या था कि निबंधन और फिर म्यूटेशन कराना होता था। अब बहुत सारे राज्य में अब एक बार ही हो जाता है दोनों काम, यानी जमीन विक्रेता के नाम से दर्ज है, सब कुछ सारा सही है तो दोनों एक बार हो जाता है। हाँ, कागजात में अगर किसी प्रकार की कमी हो, कागजात में किसी प्रकार की त्रुटि हो, वैसी सिचुएशन में दोनों एक बार नहीं होता है। हो सकता है पहले आपका निबंधन हो गया और बाद में सारा कुछ को देखते हुए, सारा कुछ सुधारते हुए आगे का प्रक्रिया यानी म्यूटेशन होना है। तो आप ऑनलाइन जैसे ही अप्लाई करेंगे, जो रेवेन्यू ऑफिसर है आपके दस्तावेज को वेरीफाई कर लिए, अगर ये दस्तावेज सही पाया गया तो दाखिल खारिज का अनुमति दे दिया गया। अगर इस दस्तावेज में किसी ने आकर आपत्ति लगा दिया, कहने का मतलब आपत्ति कौन लगाएगा, आपत्ति लगा सकता है हिस्सेदार, यानी जो कह सकते हैं हिस्सेदार हो, हकदार हो। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन जो आपने बेची है उसमें कहीं से भी उसका अधिकार हो, वैसी सिचुएशन में उसको अधिकार है आपत्ति लगाने का। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर मामला कोर्ट में लंबित है, जैसे मामला किसी का सिविल कोर्ट में लंबित है, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक आवेदन से दाखिल खारिज प्रक्रिया रिजेक्ट कर दिया जाएगा और स्पष्ट तरीके से लिख दिया जाएगा कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। देखें, किसी भी प्रकार से अगर मामला जो है वो अगर कोर्ट में लंबित होता है, वैसी सिचुएशन में, वैसी कंडीशन में जो है यहाँ पर ये आपका म्यूटेशन प्रक्रिया डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए कि पहले से ये मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है। तो अगर आपका पहले से विवाद चल रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी प्रकार से इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कोई भी समस्या से अगर जूझ रहे हैं ना, आपको क्या करना है, कमेंट में अपना सवाल को लिखना। मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो के माध्यम से हम आपका सवाल का जवाब दे सकें, आपको बता सकें कि इस विवाद में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा कानूनी प्रक्रिया आपके लिए सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।